हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप सीटेट के 4 सेक्शन की तैयारी करके ही सीटेट क्लियर कर लेंगे? मन में कहीं ऐसा आ तो नहीं रहा है आपको? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना तो खुश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि 120 में से 90 नंबर लाकर पेपर तो क्लियर हो ही जाएगा। अगर हम 4 सेक्शन का क्वेश्चन करते हैं तो 120 नंबर का कर लेंगे तो कितना भी गलती होगा तो 90 नंबर हमारा आ जाएगा। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती है ऐसा सोचना। क्यों? मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों। ऐसा है ना, एक समय ऐसा था जब मुझे भी इंग्लिश लैंग्वेज से काफ़ी डर लगता था। मेरा 4 तो स्ट्रांग था, पर एक लैंग्वेज था जो मुझे इंग्लिश से डर लगता था। और मेरी स्पीड, पता आपको बता रही हूँ, जो मैं पहले अटैम्प्ट दी थी एग्ज़ाम, मेरी स्पीड इतनी कम थी कि मैं पूरे क्वेश्चन को देख ही नहीं पाई थी अच्छे से। मेरे एक सेक्शन के क्वेश्चन रह ही गए थे। तो सुनिए, इसीलिए मैं बार बार सबसे पहले आप लोग को बोलती हूँ कि आप स्पीड अपनी बढ़ाइए, स्पीड अप करिए, इतना प्रैक्टिस लगाइए, इतना PYQ लगाइए कि अगर आप घर में एक क्वेश्चन में 20 सेकंड लगा रहे हैं ना, तो आप एग्जाम में मेरी मानिए 40 सेकंड लगेगा आप उस क्वेश्चन को करने में, पढ़ने में, समझने में। और अगर जल्दीबाजी करेंगे तो फिर ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो देखिए, आपको PYQ लगाना है लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ। आप सामने एक घड़ी रखिए, ठीक है, सामने एक घड़ी रखिए। आप अपने सामने एक वॉच रख लीजिए और टाइम सेट कर लीजिए कि मुझे 30 क्वेश्चन करना है तो इतने सेकेंड में वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हमने इसके पहले लैंग्वेज देखा था हिंदी का। आज हम 30 क्वेश्चन देखेंगे इंग्लिश का PYQ, ठीक है, जो बार बार एग्जाम में आपके रिपीट हो रहे हैं। चलिए चलते हैं हम इंग्लिश के सेक्शन पे। हिंदी का हमने कल देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे वाले वीडियो पे जाके देख सकते हैं, लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगी। चलिए, हमारा देखिए आ गया इंग्लिश का सेक्शन। ठीक है, अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा सेक्शन करना है। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट रखा है, लैंग्वेज सेकंड आपने क्या रखा है, ये चीज़ क्लियर करके जाइएगा आप, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक पैसेज आएगा जिसको आराम से आपको रीड करना है। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि बहुत टाइम जा रहा है, कुछ भी टाइम नहीं जाता, हमें ऐसा लगता है। ठीक है, पहले आपको आराम से अपने स्पीड के हिसाब से पैसेज को रीड आउट कर लेना है। ठीक है, देखिए ये रहा आपका पैसेज, और पैसेज से थ्रू आपके क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको आराम से कर लेना है। ये क्वेश्चन आप गलत मत करिएगा, ये क्वेश्चन आपके हाथ में होता है किसको सही करना है। ठीक है, पेडागोगी तो चलिए फिर भी कुछ समझने में, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो जाए, लेकिन ये क्वेश्चन पैसेज के अंदर से ही होते हैं। मेनली इसमें आपको सिनोनिम्स, एंटम्स, कंजक्शंस वगैरह से क्वेश्चन होते हैं। ये सब आप ग्रामर का पोर्शन क्लियर कर लीजिए। अगर क्लियर नहीं है तो आप मेरा बेसिक ग्रामर बूस्टर सीरीज देख के उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। हु बिलीव इन सब्सिस्टेंस। ठीक है, तो आप इसमें पढ़ेंगे, इसका आंसर निकल के आ रहा है क्वेश्चन ऑप्शन 3, ऑल ट्राइब्स एंड सम सिविलाइज्ड नेशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ना है। ठीक है, एसेंट ग्रीक्स वार सुपीरियर टू अदर यूरोपियन नेशंस। एंड सेकेंड है, सिंस हेल्प अस फाइट सुपरस्टेनियस। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है, ए इज रॉन्ग एंड बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 123, विच पार्ट ऑफ अ स्पीच इज अंडरलाइंड। देखिए, आपका पार्ट ऑफ अ स्पीच से क्वेश्चन आ गया, समझ रहे हैं। वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द होल डैट इज ट्रू। ठीक है, तो डैट को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, तो बताइए यहाँ पर डैट क्या है? प्रोनाउंस है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है या डिटरमाइनर है? सोच के बताइए क्या है। ऑन द होल डैट इज ट्रू, है ना, तो यहाँ पर डैट क्या है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। ऐसे डिटरमाइनर भी डैट, दिस, डैट सब होता है, लेकिन आपको सेंटेंस से समझना पड़ेगा। ठीक है, आप मेरे ग्रामर बूस्टर सीरीज में जाकर अपने सारे ग्रामर पार्ट को क्लियर कर सकते हैं, आप अपने इंग्लिश के फियर को दूर कर सकते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 124, मैंने भी जब तक अपने इंग्लिश को डर को दूर नहीं भगाया तब तक आप मानेंगे नहीं, मेरा सीटेट क्लियर नहीं हुआ। मैंने जिस दिन सोच लिया कि कुछ भी हो, सबसे पहले ना मैं इंग्लिश के पोर्शन को ही करूँगी। जो मेरा वीक है ना, पहले मैं उसी से लड़ाई करूँगी, उसके बाद मैं अपने स्ट्रांग वाला को तो मैं कर ही लूँगी। मुझे पता था कि मैथ में 100% कर लूँगी, पेडागोगी 100% कर लूँगी, जहाँ मार खाऊंगी वो इंग्लिश का ही है। जिस दिन मैंने अपने डर को हराया ना, आप यकीन नहीं मानिएगा, उसी साल मेरा दोनों पेपर क्लियर हो गया था। पेपर फर्स्ट भी क्लियर हो गया था एंड पेपर सेकंड भी मेरा क्लियर हो गया था। तो इसीलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि अपने डर को से डरिए मत, उसको डराइए। ठीक है, आप देखेंगे इसका फ़ायदा आपको कितना जल्दी मिलेगा।
और कुछ नहीं होता, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने, थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाएगा, आपको ज़्यादा लग सकता है, तो और सेक्शन से टाइम बचाइए, इसमें टाइम दीजिए आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इट इज ऑफन हेल्ड दैट एज अ प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफन क्या है? ठीक है, तो देखिए ये सब क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं, ये सब पता है आपका बेसिक है, आप क्लास 3 से लेके क्लास 10 तक में जो ग्रामर पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन है। अगर आपका ये क्लियर नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, तो आप प्लेलिस्ट मेरा ग्रामर बूस्टर में जाके, ज़्यादा नहीं, जो टॉपिक आपका पूछा जा रहा है उसको देख लीजिए। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 15-15, 10-10 मिनट का वीडियो है, आप देख के उसको क्लियर कर सकते हैं। उसमें मैंने रूल्स और ट्रिक्स सभी बता दिया है कि आप कैसे कोई चीज़ को पहचान सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो आपको दिया हुआ है, पहचानना ही है सिर्फ आपको। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो डैश इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड सुपीरियर। देखिए अभी मैंने बोला था कि आपको एंटम्स भी पूछे जाएंगे, तो आपको सुपीरियर का बताना है। मैंने इसका भी एक अलग से वीडियो बना रखा है, ठीक है, सब पे बना दिया है, जितना भी टॉपिक आपका पूछा जाता है ना सीटेट में, सब पे ग्रामर बूस्टर बनाया हुआ है, मैंने उसको प्लेलिस्ट में अलग से डाल रखा है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। तो देखिए सुपीरियर का क्या होगा? इन्फेरियर। ध्यान से करिएगा, इसमें सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं, तो देख लीजिएगा, अपोजिट पूछे जा रहे हैं, सिनोनिम्स पूछे जा रहे हैं, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत मत करिए। क्वेश्चन नंबर 126, द स्टेटमेंट विच बेस्ट सम्स अप द पैसेज। ठीक है ना, तो ये तो पैसेज के अंदर से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन 2 है। सिविलाइज्ड नेशन आर नो लेस, है ना, सुपरिटेंडेंस दैट द सेवेज ट्राइब्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। वी शुड नॉट डिस्पेस द सेवेज ट्राइब्स बिकॉज, ये भी आपका पैसेज से है, इसका ऑप्शन 3 सही है। वी आर नो लेस, है ना, सुपरस्टिशंस दैट दे आर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द साइंटिफिक बेसिस फॉर इट। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन 3, फ्राइडे आर एज अ गुड एज अदर डेज। तो देखिए ये क्वेश्चन जो आपके हमने देखे कहाँ से, 121 से जो क्वेश्चन 128 तक हमने देखा, इसमें बताइए ये पैसेज से क्वेश्चन निकल के आया। 3 क्वेश्चन हमने देखे ग्रामर पोर्शन से। तो मान लीजिए आपका ग्रामर पोर्शन कितना भी वीक है, तो आप एक स्टोरी पढ़ के उसका आंसर तो निकालने की कोशिश कर सकते हैं ना, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, इस पर बहुत पकड़ बनाइए, बहुत सारे पैसेज करिए, एक दिन में 3, 4, 5 पैसेज की प्रैक्टिस करिए, ये आपसे हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये पेपर। देखिए ये इसके बाद एक पैसेज आपको और देखने को मिलेगा। ये है हमारा दूसरा पैसेज। ठीक है, इस पैसेज को भी आराम से पढ़ लेना है, पढ़ने में हड़बड़ी नहीं करनी है। मैं तो सबसे पहले सजेशन करूंगी कि आप पहले पैसेज पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ा हुआ रहता है ना पैसेज, तो क्वेश्चन देखने पे समझ में आता है कि अच्छा ये इस पार्ट से पूछा जा रहा है, ढूंढने में क्वेश्चन आसानी हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि पहले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लेने तो कुछ समझ ही नहीं आता है। अपने अपने तरीके हैं, आपको जैसे आराम लगता है आप वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी की अलग क्वालिटी होती है ना, पेडागोगी पढ़े है ना, इंडिविजुअल होता है ना सब कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 129, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इस पैसेज से, आपको बताना है कौन सा राइट है ना कौन सा रॉन्ग है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, आपका ऑप्शन ए इज राइट है एंड बी इज रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ एडवाइस कैन बी ईजिली इग्नोर्ड बाई द पीपल। ठीक है, तो इसमें आपका है, आपका पैसेज में पढ़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा, ऑप्शन 4 है इसका, डोंट स्मोक। क्वेश्चन नंबर 131, बीच पार्ट ऑफ द स्पीच। देखिए एक क्वेश्चन इसमें भी पार्ट ऑफ स्पीच से पूछा गया है। बीच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। 8, वी आर ऑल मेकिंग अ होल रेंज ऑफ डिसीजंस। ठीक है, तो यहाँ पर 8 को अंडरलाइन किया गया है। तो 8 क्या है? कंजक्शन है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है। देखिए आपको ये चारों अगर पोर्शन क्लियर है तो आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंजक्शन क्या होते हैं, एक तो मेरा ग्रामर में बेसिक है, क्या आप बेसिक से सीखना चाहते हैं, एक है आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ रूल और ट्रिक सीख लीजिए ताकि आप क्वेश्चन गलत ना करें एग्जाम में, तो आप उस पर जाके सीख लीजिए, सिर्फ रूल्स देख लीजिए और ट्रिक्स देख लीजिए, ज़्यादा नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 रूल्स डाले हुए हैं, 10-10, 15 मिनट का वीडियो है। अगर आप अभी भी अपने लिए 10-15 मिनट टाइम निकाल सकते हैं तो आप इंग्लिश के, यकीन मानिए आप इंग्लिश के पोर्शन में ना 30 में से मैं गारंटीड करती हूँ 20 मार्क्स आपके कोई नहीं ले जाएगा, 20 मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कोई नहीं, अभी हम पैसेज देख रहे हैं, पेडागोगी भी देखेंगे आराम से।
देखिए सब पे बना हुआ है, सबके रूल्स मैंने बता रखे हैं कि प्रोनाउन का रूल्स कैसे पहचानेंगे, कंजक्शन को कैसे पहचानेंगे, प्रीपोजिशन को कैसे पहचानेंगे, सबका ट्रिक है। चलिए तो इसका आंसर आपका कंजक्शंस 8 है ना। कंजक्शन क्या होते हैं पता है, जो दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है 132, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इन द अंडरलाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चन हैं आपके पार्ट ऑफ स्पीच से, यानी आपको 8 पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होना चाहिए ना। कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, है ना, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये आपको क्लियर होना चाहिए। कम से कम ज़्यादा टाइम नहीं है तो इतना ही देख लीजिए आप, कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। अब देखिए अंडरलाइन, अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस इज क्या है, क्रूशियल, है ना। तो इसका यहाँ पर दिस क्या है, यहाँ पर दिस देखिए डिटरमाइनर है, वहाँ पर दिस क्या था हमारा, प्रोनाउन था। तो ये आपको कैसे पहचानेंगे, जब आपको ट्रिक पता होगा तभी तो पहचानिएगा ना आप। चलिए नेक्स्ट करते हैं 133, स्मोकर्स रन डबल द रिस्क ऑफ द कंट्रैक्टिंग हार्ट डिजीज, ठीक है ना। तो इसका आंसर है, क्या पूछ रहा है, द वर्ड कंट्रैक्टिंग हियर मीन्स, यहाँ पर आपको सिनोनिम्स बताना है किसका, कॉन्ट्रैक्टिंग का। तो क्या है, इसका आंसर है कैचिंग, है ना। वो जो स्मोक करते हैं उनको ज़्यादा क्या होता है, चांसेस होता है हार्ट डिजीज होने का। 134, एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड एरिया ऑफ हेल्थ इज, ठीक है। तो किसका एग्जाम्पल है आप, तो स्मोकिंग का। ऑप्शन 4 ये आपका पैसेज से क्वेश्चन है। वाई डज अ कॉमन मीन चूज द वियर अ सीट बेल्ट, है ना। तो आंसर क्या है, देयर इज अ लॉ फॉर इट, ठीक है ना। ये केस के लिए है, ये आपके लिए नियम है। अब देखिए ये आप क्या है, आपका आ गया है पेडागोगी से क्वेश्चन, देखते हैं समझते हैं। देखिए कितना इजी होता है, डरने की जरूरत नहीं होती इसमें। अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम, एनसीएफ से क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा, सब में रहेगा एनसीएफ से क्वेश्चन। एनसीएफ अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो एक देखिए क्वेश्चन पेडागोगी में मिलेगा, एक मैथ के एनसी मैथ या साइंस है तो उसमें मिलेगा, ईवीएस है तो उसमें एक क्वेश्चन चला गया, एक क्वेश्चन आपका हिंदी लैंग्वेज में, एक क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में, 5-6 क्वेश्चन तो आपके एनसीएफ से ही बनने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस है उसको ज़्यादा पढ़िए, ठीक है, ज़्यादा क्लियर करिए उसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि क्या उद्देश्य नहीं है, इतना तो आप समझ ही सकते हैं लैंग्वेज पढ़ के, इतना तो आप आराम से पढ़ सकते हैं कि एनसीएफ के द्वारा इतना समझिए कि क्या उद्देश्य नहीं है किसका, लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग का। तो देखिए कुछ नहीं है तो ऑप्शन सारा पढ़ लीजिए। एबिलिटी टू रीड विद द कंप्रिहेंशन, ये तो है, अगर हम किसी चीज़ को अगर पढ़ते हैं तो उसको समझने की भी एबिलिटी होना चाहिए, लेकिन हमें पूछा जा रहा है कि नहीं। इफोर्टलेस एक्सप्रेशंस, टू नो द हिस्ट्री ऑफ द लैंग्वेज, हमें लैंग्वेज पढ़ने का मतलब थोड़ी है कि हम लैंग्वेज का हिस्ट्री सीखें तब हम लैंग्वेज सीख पाएंगे, ऐसा थोड़ी है, नहीं है ना। तो ये इसका नहीं है, ऑब्जेक्टिव इसका नहीं है। तो देखिए कितना आसान था ये क्वेश्चन का एलिमिनेट करके इसका आंसर ढूंढना, था कि नहीं था। आप डर एकदम मत डरिए, ये लैंग्वेज इस बार आपका सीटेट 2026 क्लियर होने वाला है, अपने पे भरोसा रखिए, एकदम ये पेपर निकल जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए इसमें भी नॉट ट्रू पूछ रहा है, नॉट ट्रू, ध्यान दीजिएगा सब क्वेश्चन पे। ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग में क्या सही नहीं है। तो ग्रामेटिकल्स रूल आर इम्पॉर्टेंट फॉर द लर्निंग इन अ लैंग्वेज, ग्रामेटिकल रूल अगर हम रट लेते हैं, अगर कोई बंदा ग्रामर बहुत अच्छे तरीके से जानता है तो क्या वो लैंग्वेज अच्छे से बोल भी सकता है, नहीं है ना। तो यानी ये नॉट ट्रू है ना। ग्रामेटिकल रूल सीख के लैंग्वेज की लर्निंग को आसान नहीं बना, बस शुद्धता बनती है ना। ग्रामेटिकल रूल से क्या होता है, एक्यूरेसी आती है, पर फ्लुएंटली आपका उससे नहीं आ सकता जब तक कि आपकी प्रैक्टिस ना हो, जब तक कि आपको उसका माहौल नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 138, क्या है, नेक्स्ट है, विच इज़ द इफेक्टिव वे टू टीचिंग लर्निंग ग्रामर। आपको देखिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया, आपको पूछा जा रहा है कि इफेक्टिव वे बताइए, जो हम टीचिंग लर्निंग ग्रामर सीखते हैं उसका क्या इफेक्टिव वे हो सकता है। तो एलिमिनेट करिए क्वेश्चन को, क्या हो सकता है, प्रेजेंटिंग ग्रामर फ्रॉम इन अ नेचुरल डिस्कोर्स देन एक्सप्लेनिंग हाउ टू फॉर्म इज अ मेड एंड यूज, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो दूसरा पैसे पढ़ते हैं। प्रेजेंटिंग सिंगल सेंटेंस एग्जाम्पल, अगर हम किसी को सिंगल सेंटेंस एग्जाम्पल समझा देंगे, एक सेंटेंस उसको समझ में आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल एलिमिनेट करिए इसको। टीचिंग थ्रू अ टिपिकल ग्रामर बुक, टिपिकल ग्रामर बुक से पढ़ेंगे तो क्या हमको वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, टीचिंग इफेक्टिव हो जाएगा, नहीं होगा, काटिए उसको। टीचिंग इज द रूल फर्स्ट फॉलोड बाय एग्जाम्पल्स, है ना।
जो हमें देखिए ऑप्शन 1 और 4 आपको करीबी लग सकता है, लेकिन दोनों में आपको देखना है कि आपको दोनों में सबसे बेस्ट कौन है, ठीक है ना। तो क्या करना है, हाउ टू फॉर्म मेड एंड यूज्ड, कैसे उसको बनाएंगे, कैसे उसको फॉर्म करेंगे, अगर ये सिखाते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा ना। सिर्फ एग्जाम्पल से रूल बता दें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव तो होगा नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका ज़्यादा एक्यूरेट है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा आराम से अगर क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से करेंगे ना, तो ये आपका पेपर अच्छे से निकल आएगा। 139 देखते हैं, व्हाट स्टेटस इज गिवन टू इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश लैंग्वेज का क्या स्टेटस है, तो क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है या रिकॉग्नाइज लैंग्वेज। तो 1 लाइनर क्वेश्चन याद कर लीजिए, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है ये। 140 देखते हैं, अ लैंग्वेज टीचर आस्क्ड लर्नर टू, देखिए समझने का कॉम्प्रिहेंड करिए, इसको समझ के करिए। एक लैंग्वेज टीचर है, ठीक है, वो आस्क कर रहा है, क्या कर रहा है, आस्क कर रहा है लर्नर से, बच्चे से पूछ रहा है, कह रहा है राइट अ पैराग्राफ, तो किस पे, स्केरिटी ऑफ वाटर, है ना। हाँ, लर्नर गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द साइंस एंड सोशल साइंस बुक एंड अदर सोर्स बिफोर राइटिंग सच टास्क एम। इस तरीके का अगर कोई टीचर किसी को होमवर्क दे रहा है तो टीचर क्या करवाना चाहता है उस बच्चे से, ठीक है, तो क्या कहते चाहता है, अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है ना। वो चाह रहा है बच्चे से कि लैंग्वेज सीखे हर तरीके से, इधर ढूंढ रहा है साइंस के बुक में, हिस्ट्री के बुक में, सबसे पूछ रहा है, तो क्या होगा, उसको लर्निंग का ज़्यादा चांसेस है। 141 देखिए, फिर नोट वाला क्वेश्चन आ गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग का कौन सा असेसमेंट टूल नहीं है, तो देखिए पोर्टफोलियो तो है, असाइनमेंट भी है, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल भी है, रिलेरिया क्या होता है, रियलिया, रियल चीज़ों को दिखाकर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो वो होता है रियलिया, ठीक है, रियल और ऑब्जेक्ट को दिखाकर। तो इसमें ये थर्ड नहीं है, बाकी तीनों है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, नॉट पूछा जा रहा है। 142 देखिए, टीचिंग इज नोबल इज टू प्रमोट, है ना, टीचिंग अ नोबल इज टू प्रमोट, किस लिए, रीडिंग फॉर प्लेजर, इसका ऑप्शन क्या होगा, रीडिंग फॉर प्लेजर। 143 देखिए, स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रेटजी इन अ लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड। जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं उसका क्या एम है, वो हम क्यों करवाते हैं बच्चों से, क्या करते हैं, इंगेजिंग लर्नर विथ अ लैंग्वेज। इससे बच्चे क्या होते हैं, इंगेज होते हैं। जब हम स्टोरी सुनाते हैं देखते हैं बच्चे कितना ध्यान से उसको सुनते हैं, हमारे जो बातें उसको देखते हैं, बोलने का तरीका क्या है, देखते कोई कोई बच्चा घर आके एकदम सेम टू सेम जैसे टीचर सुनाएगा वैसे ही घर में बताएगा कि टीचर ने ऐसे सुनाया, ऐसे सुना। तो बच्चे क्या करते हैं, इंगेज होते हैं और लैंग्वेज को गेन करते हैं, सीखते हैं। 144 देखते हैं, इनपुट हाइपोथेसिस रेफर टू, क्या करता है, इनपुट हाइपोथेसिस किसको रेफर करता है, द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द लर्नर इज एक्सपोज्ड टू द लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज एक्विजिशंस, ठीक है, इसका ऑप्शन 4 है। 145 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। तो क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस, क्या होता है कम्युनिकेशन में, साइक्लिक प्रोसेस बताइए, फीडबैक होता है, ठीक है ना। हमें समय समय पर बच्चों को क्या करना चाहिए, फीडबैक देना चाहिए, अच्छा हो या बुरा हो, उनको पता चलते रहना चाहिए कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं तो उसका हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। 146 क्या होता है, टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ रीडिंग। टॉप डाउन प्रोसेस क्या होता है रीडिंग का, प्रोसीड्स फ्रॉम होल टू पार्ट, प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट। 147 देखिए, मैं जो PYQ लाती हूँ सिर्फ मैं आपको बस PYQ लाती हूँ ताकि आप उसको लगाइए। मैं पहली बार आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत, जैसे मुझे डर लगता था इंग्लिश से, मैं समझ रही हूँ बहुत बच्चों को लगता होगा, किसी का तो बहुत पावरफुल होगा, उनको तो कहना ही नहीं है, लेकिन कई कई बच्चे होंगे जिनको इंग्लिश में डर लगता होगा और वो उनकी सोच रहे होंगे कि ये पोर्शन ही छोड़ देते हैं, इतना डर लगता है मेरे जैसा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि देखिए कितना ईजी होता है। अगर आप भी थोड़ा सा पढ़ के कर लेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। A teacher asked her learner to discuss in a group to 4, jot down idea and develop them in an outline to the write a paragraph. Learner then edit the paragraph into the final draft. Which strategy of the writing does the teacher follow her? अगर ये तो क्वेश्चन समझ गए कि टीचर एक पैराग्राफ लिखने के लिए दे रहा है 4 लोगों के साथ कि लिखिए, तो बच्चे उसको क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, पैराग्राफ का फाइनल ड्राफ्ट बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा,
है ना। तो क्या है ये ऑप्शन होगा प्रोसेस अप्रोच। क्या होगा ये इसका ऑप्शन? प्रोसेस अप्रोचेज सारे पढ़ लीजिएगा आप, तो अप्रोचेज भी पूछे जाते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। नेक्स्ट है 148 ट्रांस, आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ट्रांसकेशनल लिसनिंग, है ना। ट्रांसकेशनल लिसनिंग क्या होता है? तो रेज इम्फेसिस एंड हार्मोनियस कम्युनिकेशन इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, CALP स्टैंड फॉर, है ना, क्लैप, काल्प, ठीक है, CALP इसका फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म तो याद ही कर लीजिए, क्या होता है? कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। देखिए एक आपका फुल फॉर्म भी आएगा, फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है, अ टास्क इज, है ना, अ टास्क इज टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग मीन्स। अगर हम किस टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग का मतलब क्या होता है? तो एन एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज यूज बाय द लर्नर फॉर द कम्युनिकेटिव पर्पस, ठीक है। तो देखिए इसमें कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप मैं पढ़ूंगी तो आपको लग रहा होगा कि हाँ हाँ इसका आंसर तो हमें पता है। तो देखिए अगर आपको अभी लग रहा है ऐसा तो एग्जाम में भी लगेगा, बस अपने आप पे थोड़ा सा बैलेंस बनाइए, थोड़ा सा टेंशन कम करिए। एग्जाम में बहुत ऐसा होता है कि टेंशन में भी बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो चलिए कोई नहीं, अगर मेरी सलाह से अगर 10 बच्चे भी इस सलाह को मान के अगर पेपर को क्लियर करते हैं तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, क्योंकि मैं इसके बाद फिर एक नेक्स्ट PYQ आपके लिए लाने वाली हूँ। आज का सेशन अगर आपको पसंद आया तो कमेंट जरूर करिए, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप जब भी मैं नेक्स्ट PYQ लाएँ तो आपको वो मिल जाए आराम से, ठीक है। फिर मैं मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, है ना। फ्राइडे को मेरी वीडियो आने वाली है, मैं वेडनेसडे एंड फ्राइडे को लॉन्ग वीडियो डालती हूँ, बाकी दिन मेरा शॉर्ट वीडियो आता है, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और इंग्लिश का डर को दूर भगाइए। बाय एंड टेक केयर।